अच्छी बात आपने पूछी है, जो कि कम लोगों ने पूछा मेरे से अभी तक जो है। ये मेरी उत्तराखंड जन्मभूमि है, ये सही कहा आपने, और कर्मभूमि गुजरात है। गुजरात में सूरत में मैं सेटल हूँ, और इसका कारण है कि मैं वहाँ पे लायंस क्लब इंटरनेशनल एसोसिएशन है, जो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट एंड बेस्ट एनजीओ है। तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लायंस क्लब का मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रहा वहाँ पे। और जब मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट हुआ था, तो उत्तराखंड के लायंस क्लब देहरादून, लायंस क्लब मसूरी, लायंस क्लब हरिद्वार, लायंस क्लब रुड़की, लायंस क्लब विकासनगर, ये सारी लायंस क्लबों ने मिल करके मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। देहरादून में माजरा में एक नया होटल खुला था, होटल वाइसरॉय इन, वहाँ पे सब ने मिल करके जो है मेरा सम्मान किया, और ये कहा कि भले आप गवर्नर वहाँ बने, लेकिन आप हमारे उत्तराखंड के सपूत हैं, हमें बहुत खुशी है। इस नाते सम्मानित किया। फिर मैंने ये योजना बनाई कि उत्तराखंड की ओर चलते हैं, और उत्तराखंड की ओर जब आया तो मेरी मुलाकात हुई माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से। हरीश रावत जी ने मुझे एक बात किया था कि हम ठीक है, आप मेहनत कीजिए केदारनाथ सीट पे। मेरे जन्मभूमि केदारनाथ है, मेरी विधानसभा केदारनाथ है। वहाँ के लिए उनकी मुख्यमंत्री जी की गाइडलाइन से मैंने केदार घाटी में वहीं मकान लेकर के वहीं मैं, मेरी वाइफ सब वहाँ रहने लगे। पूरा प्रचार प्रसार चलता रहा, और लास्ट में जब टिकट का टाइम आया तो जो LIU की रिपोर्ट थी, जो ऑब्जर्वर की रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक जिताऊ कैंडिडेट देवेश्वर भट्ट था। इस नाते देहरादून से, उत्तराखंड से 15 लोगों ने आवेदन किया था, और 15 में से 12 को साइड में करके 3 लोगों का पैनल बना के दिल्ली भेजा गया। उस 3 में मेरा भी नाम था, और बाद में वो लगभग नंबर 1 की बात चल रही थी। ऐसे वहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा था, न्यूज़ मेरे तक आ रही थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से जो है टिकट दे दिया गया विधायक माननीय मनोज रावत जी को, जिन्होंने आवेदन नहीं किया था, DD भी नहीं लगाया था, एप्लीकेशन भी नहीं किया था, कोई उनकी तैयारी भी नहीं थी, लेकिन लास्ट में उनको पैराशूट की तरह टिकट दे दिया गया, और हम अपना खाली हो गए। हमारा कोई ऐसी बात नहीं आई। फिर वहाँ से कुछ दिन बैठे रहे, तो फिर मेरे पास घर में माननीय काशी सिंह गिरी जी, दिवाकर भट्ट जी तो नहीं थे उस दिन, लेकिन काशी सिंह गिरी थे, पुष्पेश त्रिपाठी जी थे, माननीय BD रतोड़ी जी थे। ऐसे कई लोग घर पर आ गए, और उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया कि आपको UKT ज्वाइन करना है। बस उस दिन से फिर मैं UKT ज्वाइन कर दिया। पहले तो मैं UKT में जब रहा 4-5 साल, तो मैंने काफ़ी कोशिश किया कि मैं कुछ करूं यहाँ रह करके। कुछ करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, खाली नाम चलता रहे और एक कोने में पड़े रहे, वो ठीक नहीं है। मैंने काफ़ी प्रयास भी किया, मैं एक्टिव भी रहा। UKT को मैंने काफ़ी उठाने का एक इच्छा भी जाहिर की थी, लेकिन शायद ये चीज़ सामने आए कि मैं नया हूँ और नया आदमी नहीं कर पाएगा। अब ये किस तरह से नया हूँ तो मैं तो नहीं समझ सकता, जबकि मेरी पूरी तैयारी थी कि मैं पार्टी के साथ में काम करूँ। लेकिन अब इसी बीच में मुझे एक पद दिया गया था, केंद्रीय अध्यक्ष प्रवासी का पोस्ट मेरे पास था, और मैं सूरत में था, गुजरात में। तो अभी जो बीच में कोरोना का प्रकोप चला, और ये कोरोना के कहर में हमारे जो प्रवासी भाई लोग हैं उत्तराखंड के, सब वहाँ फंसे हुए थे।
उनके पास खाने का व्यवस्था नहीं, रहने का व्यवस्था नहीं, आने की व्यवस्था नहीं, कैसे करेंगे। तो हमारा एक समाज वहाँ पर बहुत अच्छा है, उत्तराखंड समाज। हमने सब ने सलाह किया और मैं उसका अध्यक्ष हूँ। तो हमने ये तय किया कि कुछ ना कुछ अपने लोगों के लिए करना चाहिए और हमने योजना बनाई। करीब 15 दिन हमको लगे पूरी योजना बनाने में, अपना एडमिनिस्ट्रेशन देने में। और जो हमने वहाँ से लोगों को भिजवाया, करीब 4200 लोगों को वहाँ से भिजवाया हमने। पहली ट्रेन में 1200 लोग थे, दूसरे में 1400 लोग थे, तीसरे में 1600 लोग थे। 4200 लोग वहाँ से उत्तराखंड के लिए आ गए। आज अपने घरों में वो ठीक ठाक पहुँच गए। उससे थोड़ा प्रचार ये हो गया था कि लोग मेरे को जानने लगे, भाई कौन ये देवेंद्र भट्ट है। इसी बीच मेरे पास बधाई का फ़ोन आया आम आदमी पार्टी से कि भाई आप बहुत अच्छे समाज सेवक हैं और हम आपसे एक मीटिंग करना चाहते हैं। उनके बुलावे पे मैं दिल्ली चला गया और मीटिंग भी हमारी हुई। मीटिंग में ये था कि उन्होंने बोला कि आप जैसा समाज सेवक बहुत कम मिलते हैं, आप अच्छे समाज सेवक हैं और हम आपको उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए न्योता देते हैं। तो मैंने वो न्योता स्वीकार किया और आम आदमी पार्टी में जुड़ गया। 2 महीने करीब में रहा। फिर एक डेट आई कि भाई अब घोषणा करना चाहिए कि उत्तराखंड प्रदेश के अध्यक्ष के लिए मैं अपनी तैयारी करूँ। फिर मैंने बोला मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं खाली बैठा रहूँ। मैं चाह रहा था कि मेरे जो समय का सदुपयोग किया जाए, चाहे वो मेरे काम अपने बिजनेस के लिए किया जाए या फिर पार्टी के लिए किया जाए। मैं खाली खाली ऐसे बैठ नहीं सकता था। जब घोषणा का टाइम आया तब ये कहा गया कि अभी आपको कार्यकारी अध्यक्ष बना रहे हैं और बाद में फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। तो मैंने ये कहा कि भाई मैं अपने उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहता हूँ। कार्यकारी अध्यक्ष बनने पे तो मेरे पास पूरी पावर रहेगी नहीं, और जिस इच्छा से मैं आया था कि मैं आम आदमी पार्टी के बैनर से अपने उत्तराखंड के लिए कुछ करूं, वो मौका मुझे नहीं मिला या कमिटमेंट जो है वो नहीं किया गया पूरा। इस कारण से फिर मुझे ये महसूस हुआ कि यूकेडी में था तो वहाँ का बैनर सुस्त है, आम आदमी पार्टी का बैनर चुस्त है, लेकिन कमिटमेंट नहीं है। मैं उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? फिर मैंने सोचा कि नहीं, अपना खुद का बैनर खड़ा करके उत्तराखंड के लिए अपने नीति रीति बना के जितना अपने से हो सके उत्तराखंड के लिए कुछ करने के लिए आज मैं इस स्थान पर हूँ और उसकी वजह से ये पार्टी हमने तैयार की है। पॉलिटिक्स का तो ये अब रूप बन गया है तो ये सेवा का रूप है। सेवा आपको तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि आप पैसा कमाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं, क्योंकि उसकी तो आपके पास भगवान की दया से तो आप अच्छे उद्योगपति। यहाँ तो पैसे तो लगा रहे हैं, कमाने तो है नहीं। लेकिन ये प्लेटफॉर्म सेवा का ही है। सेवा के प्लेटफॉर्म पे राजनीति की बात करेंगे वो अलग बात है तो प्लेटफॉर्म सेवा का है। क्योंकि जो जागृति आई ना अंदर से वो ऐसी आई कि मैंने पूरा गढ़वाल मंडल, कुआं मंडल पूरा घूम के देखा हुआ है, जगह जगह गांव देखा हुआ है। मैं काफ़ी गांव में गया तो मैंने ये देखा कि इस माने एजुकेशन की बात करते हैं हम तो स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज हैं, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो एक तो कहीं पर टीचर हैं तो बच्चे नहीं हैं, कहीं पर बच्चे हैं तो टीचर पूरे नहीं हैं। ये समस्या के साथ साथ में जो वहाँ पे जो बच्चों के लिए जैसे वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है। लड़कियां भी पढ़ती हैं, जवान हैं, बेटियां पढ़ती हैं, बेटे पढ़ते हैं, उनके लिए बाहर जाने के लिए कोई साधन नहीं है, वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे? जंगल में भी बैठने लायक नहीं है, बहुत बड़ी परेशानी है। उससे डिस्टर्ब रहते हैं, पढ़ाई में भी उनका मन दिक्कत होता होगा। तो हमने ये देखा कि ये जो विद्यालय में दीवारें टूटी हुई हैं और जो मैंने बोला कि वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, ये बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन क्या ये ठीक नहीं हो सकता है? हो सकता है। यहाँ पर
जो इनके लिए सुविधाएं हैं, जो फंड हैं, वो सब कुछ अवेलेबल है। आज मैंने देखा कि पहाड़ के लिए, उनके लिए अध्यापक हैं, उनके लिए फंड तो यहाँ जो प्लेन्स में काम कर रहे हैं उनको मिलता है, पहाड़ वालों को तो मिलता नहीं है। और वहाँ पर जो बच्चों की तकलीफ़ें हैं ये सरकार कर सकती है आराम से, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन किसी की सोच नहीं है और किसी का उद्देश्य नहीं है, किसी का लक्ष्य नहीं है। अगर ये सोच रखें और ऐसा कार्य करने का योजना बना लें तो बच्चों की ये सुविधाएँ दी जा सकती हैं। आज बात चलती है कि हाँ भाई आप पहाड़ का पानी, पहाड़ का जवानी की बात करते हैं, डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, ट्रिपल इंजन की बात करते हैं, पूरे देश में शौचालय की व्यवस्था होने की बात करते हैं। तो उत्तराखंड की व्यवस्था कहाँ गई? वो शौचालय बनाने के लिए उत्तराखंड में क्यों तकलीफ लोग सह रहे हैं? गांव की जहाँ है वहाँ तो दिखा रहे हैं, जहाँ लोग अपना बना रहे हैं वो दिखा दे रहे हैं, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर क्यों नहीं बन रहा है? ये बात छोटी छोटी है, तो वहाँ पर ये चीज़ बन सकती है, लेकिन किसी की सोच नहीं है। हम बात करते हैं स्वास्थ्य केंद्र की, स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, लेकिन ना वहाँ दवाई है ना डॉक्टर है। तो क्या डॉक्टर को एक्स्ट्रा भत्ता देके वहाँ टिकाया नहीं जा सकता है? टिकाया जा सकता है, लेकिन सोच नहीं है, योजना नहीं है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इनके सोच से बाहर है। हम ये छोटी छोटी सोच पर ध्यान देंगे और इसको करेंगे, हमारी जनता कितनी खुश हो जाएगी। ये जो इनके जो दुख दिख नहीं रहा है, ये बड़ा दुख है, ये ठीक हो जाएगा। ये दुख दिखेगा नहीं, ये दुख महसूस होगा कि ये हम दुख झेल रहे थे, ये हमको अच्छा काम कर दिया, ये हम सेवा करेंगे। ये सेवा है, और ये सेवा है, ये कहते नहीं कि दया से दुआ तो जरूर मिलती है, उसमें कोई शक नहीं। जी बिल्कुल सही बात आपने बोली। हमारे उत्तराखंड को आज 20 साल होने जा रहे हैं, सही बात है। हकीकत में 20 सालों में जो दशा दुर्दशा थी वो आज भी है, वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, योजना है कि हाँ भाई सड़कें दिख रहा, काम चल रहा, वो बात अलग है। लेकिन जो अभी आपने बात बताई कि सुविधाओं की बात बताई, छोटी छोटी तकलीफ़ों की बात बताई, ये चीज़ों पे किसी का ध्यान है नहीं, और ये आज भी वहीं का वहीं है। अब सरकार भी इनकी है, ये कुछ भी दिखाएं, फाइलों में काम हो जाता है, लेकिन मैं आपसे ये बात करता हूँ कि आज जो हमारे देश की परिसंपत्तियाँ हैं, यहाँ भी थोड़ा उदाहरण देता हूँ। परिसंपत्तियों में आज आप देख लीजिए कि भाई चाहे आप टिहरी बांध को ले लीजिए, आप हरिद्वार को ले लीजिए, आप कालागढ़ को ले लीजिए, आप उधम सिंह नगर, आप ये बैराज जो भी शारदा बैराज को ले लीजिए, बनबसा को ले लीजिए, ये सिंचाई विभाग का तमाम प्रोजेक्ट ले लीजिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आज भी उत्तराखंड के लिए तकलीफ़दायक हैं, क्योंकि पैसा कमाने में उत्तर प्रदेश कमा रहा है, फ़ायदा उत्तर प्रदेश को मिल रहा है, भूमि हमारी है। और ये कहते हैं कि भाई अभी इनके आंकड़े हैं कि 1,20,000 करोड़ का संपत्ति का ब्यौरा अभी गलत इनका चल रहा है, जबकि हमारे यहाँ से है कि भाई 88,000 करोड़ की बात कर रहे हैं कि इतने की परिसंपत्तियाँ अभी हमारे लफड़े में चल रही हैं। तो ये चीज़ें उस टाइम सरकार की, भाजपा की सरकार थी, आज भी भाजपा सरकार है, यूपी के अंदर भी सरकार भाजपा की है, ये उत्तराखंड में भी सरकार भाजपा की है, तो क्यों नहीं हो रहा है? तो ये चीज़ें सामने, हकीकत में जनता को ये चीज़ें बहुत मालूम भी नहीं है, इनको पता भी नहीं है। ये तो हम ये मुद्दा उठाएंगे और जनता को बताएंगे और जनता को जागृत करेंगे, तब लोगों को मालूम होगा। आज जो मैं बात कर रहा हूँ ये 25% लोगों को मालूम है, बाकी लोगों को पता नहीं है कि परिसंपत्तियों का क्या लफड़ा चल रहा है, लोगों को कुछ नहीं मालूम है। तो ये चीज़ें दुखदायी हैं और ये हमारे प्रदेश का नुकसान है। तो ये चीज़ें यहाँ पर कुछ आज तक ढंग से हुआ नहीं है, और सरकार अपनी है, कुछ भी दिखा दो। मुझे ये सवाल पूछा नहीं है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने बात बोली है।
इसका जवाब मेरे पास है बहुत अच्छा। जो रोज़गार दिखाने की बात कर रहे हैं, मैं मेरी बात करता हूँ। मेरे पास सपोज़ मेरे सुरक्षाकर्मी हैं, मेरे सिक्योरिटी एजेंसी है, और सुरक्षाकर्मी मेरे पास पुलिस हेडक्वार्टर से खबर आती है कि भाई आपके पास कितने सुरक्षाकर्मी हैं। हम बोलते हैं भाई यहाँ इतने हैं, वहाँ उतने हैं, वहाँ उतने हैं। नहीं बोले लोकल यहाँ की बात करो, यहाँ इस सिटी में कितने हैं। हमने बोला 500 आदमी हैं। इन्होंने हमको बोल दिया कि 500 आदमियों को आप हमारे पास बुलाइए और उनको यहाँ ट्रेनिंग दीजिए। हम आपको गिनती करेंगे कि आपके कितने आदमी ने ट्रेनिंग ली है, और वो ट्रेनिंग का खर्चा भी हमको देना है। एक आदमी का 7,000 रुपया हमको देना है। ट्रेनिंग भी खर्चा हम देंगे, आदमी भी हमारे होंगे, और वो अपने रोल पे दिखाते हैं रजिस्टर में कि 500 आदमी भट्ट साहब के यहाँ से आए तो उन्होंने यहाँ ट्रेनिंग ली। तो 500 अगर आदमी मैंने बताए हैं और 500 आदमियों की उन्होंने नोटिस दे दिया, नोटिस ऑर्डर, कि आप जो हैं उनको हमारे यहाँ भेजेंगे, हम यहाँ ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग का खर्चा 7,000 रुपये होगा, आपको वो जमा करना है। हमने जमा कर दिए। ट्रेनिंग उन्होंने थोड़ा खाना पूर्ति को सब बता दिया जो उनके इंस्ट्रक्शन थे, और उसके बाद में वो आदमी हमको वापस हमारे काम पर लग जाते हैं ट्रेनिंग देने के बाद में। तो सरकार ये दिखाती है कि हमने 500 आदमियों को रोज़गार दिया। भट्ट साहब के यहाँ 500 आदमी हमने रोज़गार पर लगाए। आदमी मेरे हैं वो, लेकिन रिकॉर्ड में उनका चला गया, ट्रेनिंग उनकी दिखा दी, और उन्हीं मेरे पैसे से मेरे आदमी को ट्रेनिंग दे करके मैं वापस लेता हूँ। तो सरकार ने दिखाया कि 500 लोग को रोज़गार पर दिखाया। तो ये स्पष्ट व्यवस्था है जो हम भुक्तभोगी हैं। हमारे जैसे भारत में आज कितने लोग हैं दिखाने के लिए रोज़गार दिखा रहे हैं, लेकिन मिल किसी को नहीं रहा। जो मेरे 500 आदमी थे, 500 मैंने वापस ले लिए, वो मेरे काम पर लगे, मेरे पास काम करते थे, लेकिन वो सरकार के आंकड़ों में दिख गए हैं। ये रोज़गार है। ये सपनों का उत्तराखंड तो मेरी अभिलाषा है, मैं देखना चाहता हूँ, और इसीलिए मेरा प्रयास भी है। हमारा उत्तराखंड में बहुत अच्छा ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैंने एक जगह देखा कि लंगड़े होते हैं ना, लंगड़े, वो लंगड़े की खेती कर रखी है, जो जंगल में लोग फ्री खाते हैं, उसकी बाहर बहुत वैल्यू है। और लंगड़े की खेती इतनी अच्छी कर रही है, हमने यहाँ हल्द्वानी से ऊपर देखा गाँव में, हम वो सब देख करके दंग रह गए। कहीं कहीं पर मशरूम की योजना इतनी अच्छी है कि मशरूम्स आज दुनिया भर में खाया जाता है और पाया जाता है। एक ज़माना था मशरूम कोई जानता नहीं था, तो उसकी खेती हम लोग कर सकते हैं। लंगड़े की खेती हम कर सकते हैं, टूरिज़्म का हम बढ़ावा दे सकते हैं। जो हमारे परिसंपत्तियां हमारे पास वापस आती हैं उसका लाभ हमको मिल सकता है। हमारा कर्जा वापस हो सकता है। मैं तो कहता हूँ कि टीरी बांध का ही वापस किया जाए ना, ये सारा कर्जा फ्री हो जाएगा। मतलब ये सब किया जाए, योजना में ये सब लाया जाए। उत्तराखंड में इतनी जड़ी बूटियाँ हमारी हैं, उगा सकते हैं, नेचुरल भी हैं, इनका उपयोग किया जाए। जो कि आज रामदेव जी इसका सदुपयोग कर रहे हैं, उनसे हम वो बोले कि हम पूरा उत्तराखंड का आपके पास देंगे, आपको जिम्मेदारी देते हैं, वो उसको ले सकते हैं। मतलब योजनाएं अगर बनाई जाए तो यहीं पर रोजगार आपको आराम से मिल सकता है। ज़रूरी नहीं कि एक पढ़ा लिखा आदमी पत्थर फोड़े और तब खाए, मत फोड़े पत्थर, लेकिन पत्थर फोड़ने वाला उसी कैटेगरी का वो फोड़े, लेकिन जो आज काबिलियत रखता है, जो आज ये ग्रेजुएशन करता है और फिर वो उसको जो है PhD करता है और वो आज पत्थर फोड़ रहा है, तो ये दुखदायी बात है। तो ये सारी चीज़ें योजना बना करके उत्तराखंड में पैदा किया जा सकता है, रोज़गार दिया जा सकता है और उत्तराखंड को हम खुशहाल बना सकते हैं। ये जो परिसंपत्ति का कर्जा मतलब हमारा वो फ्री हो सकता है, तो हम हल्के हो सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें देख, ये कोई मुश्किल नहीं है। मैंने बोला कि सब चीज़ के लिए योजना बनाया जाए, लोगों को समझाया जाए और सही सरकार सही ढंग से काम करे, तो
इसमें हमारा सपनों का उत्तराखंड बन सकता है, इसमें लोग सुखी हो सकते हैं। और फिर आज हम बात करते हैं कि अब हमारे पास भी है, हम तमाम हज़ारों लोग को ट्रेनिंग दिला करके हम ऐसा प्रयास करेंगे कि पूरे भारत के कोने कोने में इनको रोज़गार मिले, सबको नौकरी मिले। तो ये भी हम हमारी योजना में है, वो हम करेंगे। तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले हमें परिसंपत्तियों का कर्जा जो चढ़ रखा है उससे हम उतार सकते हैं। इसके लिए सरकार को बहुत ढंग से, बड़ी नीति से, रीति से काम लेना चाहिए।